हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो की टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। इससे पहले मैंने बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से नीट के पीवाईक्यूज के वीडियो बनाया था और वो वीडियो में मैंने 2019 से लेकर के 2023 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आई होप आपने देखा होगा उस वीडियो को। अगर नहीं देखा है, दो पार्ट में वीडियो है, उन दोनों वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट पीवाईक्यूज फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड में। ये क्वेश्चन है 2023 से और ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ये आप देखिए पहले, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपका रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिएक्शन हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे हीट ऑफ द रिएक्शन मतलब एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इसकी वैल्यू दे रखा है आपको, लेकिन साइन जो है माइनस की जगह पॉजिटिव हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले हम इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख लेते हैं। तो ये होगा 2H2O gaseous getting converted to 2H2 gas as O2 गैस। तो डेल्टा एच का साइन तक क्या हो जाएगा? इट विल बी प्लस 483.64 किलो जूल। अब हमें 1 मोल वाटर का डिकम्पोजिशन में एंथैल्पी चेंज की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे तो 2 मोल वाटर का डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है, तो इसीलिए हमें इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है उनमें बाय कन्वेंशन ये है कि अगर जो सब्सटेंसेस के सामने कोएफिशिएंट्स है उनको कोई नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो डेल्टा एच की वैल्यू को भी आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इसको हम H2O कर देते हैं, H2 गैसियस गेटिंग कन्वर्टेड टू H2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस, तो डेल्टा एच आर क्या हो जाएगा? इट विल बी 483.64 डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल कम 241.82 किलो जूल। सो ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का कि द एंथैल्पी चेंज वैल्यू फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर विल बी दिस मच। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करेंगे अप टू 2017 नीट पीवाईक्यूज फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया इससे ही आपको पता चल रहा है कि आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब करके नहीं जाना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है 2023 का, उसमें देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इट इज सेड व्हिच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शंस is the correct relation between change in enthalpy and change in internal energy। इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है वो फास्ट रिलेशन है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। आपको बुक में भी इसका जो डेरिवेशन है वो मिल जाएगा। सो इसमें और ज्यादा कुछ करने का नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसको हम टिक कर देते हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 2023 का ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एक स्टेटमेंट आपका असर्शन का है और दूसरा है आपका रीजन का। तो असर्शन स्टेटमेंट में बोल रहा है कि इन इक्वेशन डेल्टा जी आर इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ये फॉर्मूला आप सबको पता है, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है। तो इसमें बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ डेल्टा जी आर डिपेंड्स ऑन एन। डेल्टा जी आर जो कि फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन एन। ये आपका असर्शन वाला स्टेटमेंट है। रीजन वाला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी आर इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये दो स्टेटमेंट में से पहले मैं रीजन वाला स्टेटमेंट आपको बता दूं कि रीजन में बोल रहा है कि ई सेल जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और डेल्टा जी आर जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सही है। ई सेल क्या है? सेल पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल किस में डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसकी वैल्यू जो है अमाउंट के साथ चेंज नहीं करते, अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। और जो प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन डेल्टा जी आर जो कि फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन है,
जो कि मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन उसके साथ इक्वल है, वो तो अमाउंट पे डिपेंड करेगा। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, हमें उतना ही ज्यादा यूजफुल वर्क सिस्टम से मिलेगा। सो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और ई सेल ये ना तो इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट पे डिपेंड करते हैं ना इलेक्ट्रोड के अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। सो इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो रीजन वाला स्टेटमेंट सही है, ये क्लियर कर दिया मैंने आपको। अब हम आते हैं असर्शन वाले स्टेटमेंट में। असर्शन वाले स्टेटमेंट में बोल रहा है कि डेल्टा जी आर की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में वो एन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये भी सही है, एन के ऊपर डिपेंड इसलिए करते हैं, आपको पता है कि एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनएफ क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सेल। सो एनएफ मतलब एन के ऊपर डिपेंड करते हैं डेल्टा जी आर की वैल्यू। सो ये भी सही है, लेकिन क्या रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है? रीजन में सिर्फ इतना बोला है कि डेल्टा जी आर जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ई सेल जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है कि डेल्टा जी आर जो है एन पे डिपेंड क्यों करते हैं। एन पे डिपेंड इसलिए करते हैं बिकॉज एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनएफ इज द चार्ज पासिंग थ्रू द सेल, जबकि रीजन भी सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को हम करेक्ट लेंगे? नंबर 1 को ही हम करेक्ट लेंगे। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ये है 2022 का पहला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि which of the following PV curve represents maximum work done। तो सबसे पहले वर्क के बारे में मैं आपको बताऊं कि वर्क जो है इट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। जैसे कि आपको पता है इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये जो है स्टेट फंक्शन है। इनकी वैल्यू, इनकी चेंजेस की वैल्यू, बल्कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, इनकी वैल्यूज डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड द स्टेट फंक्शंस। बट देन वर्क इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, work is a path function depending upon the different paths we have taken for going from one particular state to another particular state. The work done will be different. Suppose कि for a small volume change dV, what will be the work done? It will be equal to P into dV, जो कि हमें पता है कि work done का जो फॉर्मूला है वो work done का फॉर्मूला क्या है? W is equal to minus P external into डेल्टा V, जो कि चेंज इन द वॉल्यूम है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नंबर 4। नंबर 4 तो बिल्कुल ही रूल आउट कर दो, नंबर 4 इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन हियर। नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज यहाँ पे देखिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं हुआ है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं हुआ है, देन डेल्टा V क्या होगा? 0 होगा। So delta V, if it is 0, then W will be equal to 0. So work done is 0 here. So इसको तो हम पहले ही रूल आउट कर देते हैं कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ये पीवी कर्व। अभी हम आ जाते हैं कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि इफ देयर इज अ स्मॉल वॉल्यूम चेंज से dV अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जिसको हम डेल्टा W बोल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू माइनस P इंटू dV। सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी व्हाट? Total amount of work done will be the sum total of these small PdV terms, which is equivalent to the area under the PV curve. Greater the area under the PV curve, greater will be the work done. So आप 1, 2 और 3 में देखिए, 1 में जो एरिया है PV कर्व के अंदर, ये एरिया है यहाँ पे। अगर हम नंबर 2 का बात करें तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में भी एरिया अंडर द पीवी कर्व इज दिस मच ओनली। तो 1 और 2 के कंपैरिजन में नंबर 3 में जो एरिया है आपका वो सबसे ज्यादा है पीवी कर्व के अंदर। सो नंबर 3 विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम एरिया इन द पीवी कर्व। सो दिस ग्राफ विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो व्हिच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर? नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2022 का, ये क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्ट के ऊपर बेस करके है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तभी आप इस क्वेश्चन को आधा सेकंड के अंदर आप कर दोगे, और नहीं तो आप सोचते रह जाओगे और बेकार में कैलकुलेशन करते रहोगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 300 Kelvin is expanded isothermally from 1 liter to 10 liter volume. Delta U for this process is, delta U क्या है? Change in the internal energy.
तो ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा। जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस के केस में, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। आइसोथर्मली एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन व्हाट I said that internal energy is a function of temperature only. So internal energy का कोई चेंज नहीं होगा। So delta U will be zero here. So यहाँ पे internal energy change will be zero. So which option is correct? Number 1 option is correct. है 2021 का थर्मोडायनामिक्स का नीट क्वेश्चन। इसमें देखिए कंसेप्ट यहाँ भी बहुत जरूरी है। इसमें बोल रहा है कि फॉर irreversible expansion of an ideal gas under isothermal condition the correct option is। सबसे पहले देखिए कि क्या क्या आपको थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको ऑप्शंस को दे रखा है। एक तो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और एक है चेंज इन एंट्रोपी। ये दोनों आपको दे रखा है। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अगर प्रोसेस को कैरी आउट किया जा रहा है आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जा रहा है, इन दैट केस डेल्टा यू क्या हो जाएगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नो इंटरनल एनर्जी चेंज। सो आंसर में हम लिखेंगे फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर एन आइडियल गैस। So if T is constant, then no change in internal energy, so delta U will be zero. So internal energy का कंडीशन हमें पता चल गया। अभी हम देखते हैं एंट्रोपी के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो अब देखिए बोल रहा है कि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, नेचुरली ऑकरिंग जो भी प्रोसेसेस है दे आर स्पॉन्टेनियस एज वेल एज दे आर इरिवर्सिबल। कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो सकता। जो नेचुरली ऑकरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है दे आर ऑलवेज इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो कि स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए चेंज इन एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी चेंज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब रैंडमनेस विल ऑलवेज इंक्रीज। तो अगर रैंडमनेस इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा, इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, नॉट लेस देन जीरो, इट विल बी पॉजिटिव मीन्स इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। सो हमारा कौन सा ऑप्शन तब सही हो रहा है, नंबर 4 ऑप्शन जो है सही हो रहा है। डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एस टोटल इज नॉट इक्वल टू जीरो। 2020 का नीट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहे हैं, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन इज। फ्री एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का, एडियाबेटिक कंडीशन है। डू यू अंडरस्टैंड एडियाबेटिक कंडीशन क्या है? एडियाबेटिक कंडीशन मतलब हीट का फ्लोइंग इन द सिस्टम और फ्लोइंग आउट ऑफ द सिस्टम इज रिस्ट्रिक्टेड। द कंटेनर और द वेसल जिसमें प्रोसेस को कैरी आउट किया जा रहा है दैट शुड बी इंसुलेटेड। हीट बाहर से भी अंदर नहीं जाएगा, अंदर से भी बाहर नहीं आएगा। अगर प्रोसेस या तो रिएक्शन जो भी है उसमें हीट एनर्जी इवोल्यूशन हो रहा है, इन दैट केस सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हीट बाहर फ्लो होकर के नहीं जा सकता है। और अगर जो रिएक्शन वहां पे हो रहा है उसमें अगर हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है दैट मीन्स क्या होगा, टेम्परेचर वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू जीरो। एडियाबेटिक कंडीशन में हीट का कोई फ्लो नहीं होगा। सो ये तो हमें पता चल गया, एडियाबेटिक कंडीशन मतलब Q इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अभी देखिए फ्री एक्सपेंशन बोल रहा है। फ्री एक्सपेंशन मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर भी जीरो है। अगर आइडियल गैस इट एक्सपेंड्स अगेंस्ट वैक्यूम then that irreversible expansion is called free expansion। तो पहले हम W क्या होगा, वर्क डन क्या होगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है कि W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो फ्री एक्सपेंशन मतलब P एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, ऑपोजिंग प्रेशर कुछ नहीं है, जीरो है, W क्या हो जाएगा, सो W विल बी इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन भी यहां पे जीरो होगा। दो चीज हमारे सामने क्लियर हो गया, एक तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, Q जीरो है और W भी जीरो आ गया क्योंकि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर भी जीरो है। अब बात यह है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमें क्या रिलेशन मिलते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज, हीट
एंड वर्क डन के बीच में। ये रिलेशन हमें मिलते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये हम सबको पता है, क्यू भी जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो है, दैट मीन्स डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू भी जीरो होगा, सिंस क्यू इज जीरो एंड डब्ल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है ये जीरो है। अभी इंटरनल एनर्जी जो है आइडियल गैस के केस में किस चीज पे डिपेंड करती है, इट इज अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर ओनली। बहुत बार ये चीज हमने रिपीट कर दिया। तो अगर इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये जीरो आ रहा है, दैट मीन्स डेल्टा टी जो चेंज इन टेम्परेचर वो भी क्या है, जीरो है। सिंपल सी बात है। सो वी कैन राइट सिंस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा टी also will be equal to zero। तो कौन सा ऑप्शन तब हमारा करेक्ट हो रहा है, ये नंबर 1 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, Q जीरो, डेल्टा T जीरो एंड W इज जीरो। 2020 का लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखो बोल रहा है फॉर द रिएक्शन टू Cl, मतलब एटॉमिक Cl एटम्स गेटिंग कन्वर्टेड टू Cl2 मॉलिक्यूल, दोनों ही गैसीय स्टेट में है। आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करने के लिए बोल रहा है, जिसमें बस एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज के बीच में ही आपको ऑप्शन को चूज करना है, और ऑप्शन चूज करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो इसमें देखिए क्लोरीन एटम्स जो है आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तभी Cl2 मॉलिक्यूल बनते हैं, और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं तो एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। बॉन्ड ब्रेक्स तो एनर्जी इज नीडेड और एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, बट देन व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड then energy is always released। so अगर एनर्जी रिलीज होती है then what will be the sign of enthalpy change? डेल्टा एच का साइन क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होने का मतलब इट इज लेस देन जीरो, जीरो से कम होने से ही नेगेटिव होती है। तो ये हमें पता लग गया कि जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है डेल्टा एच आर दैट विल बी लेस देन जीरो। आप बात करते हैं एंट्रोपी चेंज की वैल्यू। एंट्रोपी चेंज की वैल्यू डिसाइड करने के लिए आप एक तो ये देख करके बता सकते हो डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या है, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे गैसियस दोनों है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 1 है और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल 2 है, तो 1 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो डेल्टा एनजी की वैल्यू है that is less than 0। so if it is less than 0 then delta SR मतलब entropy change of the reaction that is also less than 0, ये भी नेगेटिव है। या तो आप एक और तरीका से देख सकते हो, यहाँ पे एटॉमिक स्टेट में है, एटॉमिक स्टेट में जो एंट्रोपी है या तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है वो ज्यादा होती है देन कंपेयर टू व्हेन द टू एटम्स हैव फॉर्म्ड अ बॉन्ड। इनका ऑर्डर इंक्रीज हो गया है, डिसऑर्डर डिक्रीज हो गया है, ऑर्डर इंक्रीज हो गया है। अगर डिसऑर्डर डिक्रीज होती है तब भी तो आप जानते हो कि एंट्रोपी चेंज क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है ना। सो यहाँ पे दो तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि एंट्रोपी चेंज जो है नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, लेस देन जीरो, पॉजिटिव होने का मतलब ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज की वैल्यू भी नेगेटिव है और हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है, तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन वो भी क्या होगा, लेस देन जीरो। सो व्हिच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। डेल्टा एच आर लेस देन जीरो एंड डेल्टा एस आर लेस देन जीरो। हम आ चुके हैं 2019 के नीट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar। अगर कोई गैस against constant external pressure expand कर रहा है तो it is a irreversible process। और आपको पूछ रहा है कि the work done by the gas is, और आपको 1 liter bar is equal to 100 joule ये बता दिया गया है, तो आपको वर्क डन निकालना है। तो फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, दैट मीन्स माइनस पी एक्सटर्नल, डेल्टा वी क्या है, चेंज इन द वॉल्यूम, दैट मीन्स इट इज V2 माइनस V1। V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम आपका है 0.25 लीटर और इनिशियल वॉल्यूम है 0.1 लीटर। तो वैल्यूज पुट करते हैं और W की वैल्यू हम निकालते हैं। तो W विल बी इक्वल टू माइनस प्रेशर कितना है, 2 बार है तो 2
इंटू 0.25 माइनस 0.1, सो ये आ रहा है माइनस 0.30 लीटर बार, क्योंकि वॉल्यूम आपका लीटर में है, प्रेशर आपका बार में है, तो 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल. So we can write W is equal to minus 0.30 into 100 joule. That means it will be minus 30 joule. That means option B जो है आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे. 2019 में ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रही है इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव, मतलब डेल्टा एस नेगेटिव होगा, दैट मीन्स इट विल बी लेस देन 0. तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस है. नंबर ए में देखिए, हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी गैसियस स्टेट में. उसके बाद है इवापोरेशन ऑफ वाटर, एक्सपेंशन ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और लास्ट में है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस. तो आप देखिए, पहले मैं बी, सी और डी को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. बी में देखिए क्या हो रहा है, इवापोरेशन ऑफ वाटर. आपको ये तो जरूर पता होगा सब्सटेंसेस का जो 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में है, गैसियस स्टेट में. दे आर मोर फ्री, द एटम्स आर द मॉलिक्यूल्स, दे आर मोर फ्री टू मूव, सो रैंडमनेस सबसे ज्यादा गैसियस स्टेट में. नेक्स्ट इज इन द लिक्विड स्टेट, एंड लास्ट जो है सॉलिड स्टेट में रैंडमनेस बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज द पार्टिकल्स आर बाउंड विथ वन अनदर, दे आर हेल्ड विथ वन अनदर विथ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, सो वो अपना जगह से हिल भी नहीं सकते. तो रैंडमनेस वहां पे सॉलिड में सबसे कम है. तो आप देखिए कि अगर वाटर का इवापोरेशन हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है मतलब लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में जा रहा है, दैट मींस रैंडमनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, इन दैट केस डेल्टा एस विल बी व्हाट, डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव, इट विल बी ग्रेटर देन 0. सो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा. हमें पूछा चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव होना है, मतलब जो रैंडमनेस है वो डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा. एक्सपेंशन ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तब क्या होगा, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब उसमें तो रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है. अगर वो कॉन्फाइंड है एक पर्टिकुलर जगह के अंदर और प्रेशर डिक्रीज हो गया तब तो एक्सपेंड करेगा, दैट मींस उसमें रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी. तो रैंडमनेस अगर इंक्रीज होगी तो डेल्टा एस विल नॉट बी नेगेटिव, डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव हियर अगेन. उसके बाद है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस. आपको अगेन समझ में आ ही रहा होगा कि सॉलिड जब सब्लाइम करता है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. कुछ सॉलिड्स है जो कि सब्लाइमेबल है, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे जो है सब्लाइमेबल सब्सटेंसेस है. और आपको पता है कि गैसियस स्टेट में जो रैंडमनेस है वो सॉलिड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है. तो इस केस में भी क्या हो रहा है, रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग, दैट मींस चेंज इन एंट्रोपी यहां भी पॉजिटिव है. अब आ जाते हैं नंबर ए में, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. तो ये भी हम क्रॉस कर देते हैं, ये दोनों को क्रॉस कर देते हैं. यहाँ पे देखिए क्यों ये करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज यहाँ पे एटम्स विल बी मोर रैंडम देन व्हेन दे आर बॉन्डेड एंड दे हैव फॉर्म्ड ए मॉलिक्यूल. बॉन्ड फॉर्म कर लिया मतलब उनके बीच में ऑर्डर आ गया है, दे आर बाउंड विथ वन अनदर, रैंडमनेस डिक्रीज हो गया. एक तो ये तरीका है समझने का, और एक तरीका है समझने के लिए हमें पता है कि डेल्टा एनजी if it is less than 0, what is delta Ng? It is Np minus Nr. Np क्या है, number of moles of the gaseous product. Nr क्या है, number of moles of the gaseous reactant. अगर ये 0 से कम है तो यहाँ पे 0 से कम ही तो है. जो आपके रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2, और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कितना है 1. सो डेल्टा एनजी क्या होगा, 1 माइनस 2, -1 हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा. तो उस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि एज डेल्टा एनजी इज लेस देन 0, सो डेल्टा एस इज ऑल्सो लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव. तो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, नंबर ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है. वी हैव कम टू 2018 स्टूडेंट. इसमें देखिए क्वेश्चन है कि द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ x2, y2 एंड xy आर इन द रेशियो, डायरेक्टली वैल्यू नहीं दिया, रेशियो बता दिया है 1:0.5:1, और डेल्टा एच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ xy. xy मतलब रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, xy का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, x2 और y2 से हो रहा है. तो आपको x2 y2 फॉर्मिंग xy, इसमें करेक्टली आपको इक्वेशन को लिखना पड़ेगा. तो डेल्टा एच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ xy इज -200 किलोजूल पर मोल, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 विल बी, ये आपको ऑप्शंस में से चूज करना है. तो यहाँ पे जो चीज एकदम आपको लर्न करना है वो ये है, थर्मोडायनामिक्स में
एक ही ऐसा फॉर्मूला है, बाकी जो भी फॉर्मूला है, जैसे कि अगर आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन का जो है फॉर्मूला एक है, समेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस समेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। मतलब ये मैं आपको दो फॉर्मूला यहां पे लिख के दिखाऊंगी। डेल्टा H नॉट R is equal to summation delta H naught formation of the product minus summation delta H naught formation of the reactants। एक और फॉर्मूला लिखिए, standard free energy change of a reaction is equal to summation standard free energy of formation of the products minus summation standard free energy of formation of the reactants। और अगर बॉन्ड एनर्जी से एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करना चाहते हो तो एकमात्र ये फॉर्मूला है जिसमें इट इज द समेशन बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस समेशन बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स होता है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स डेल्टा H नॉट R is equal to summation bond energy of the reactants minus summation bond energy of the products। So देखिए यहाँ पे रेशियो दिया है बॉन्ड एनर्जीज का X2, Y2 और XY का, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। बॉन्ड एनर्जी रेशियोज ऑफ X2, Y2 एंड XY is equal to 1:0.5:1 is equal to X। सपोज बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2 तब क्या होगा, इट विल बी X। बॉन्ड एनर्जी ऑफ Y2 क्या होगा, इट विल बी 0.5X एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ XY विल बी इक्वल टू व्हाट, अगेन इट विल बी X। तो ये फॉर्मूला अभी हमें अप्लाई करना है। हमें डेल्टा H नॉट R की वैल्यू दे रखा है। सो इस साइड में हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी डेल्टा H R एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए रिएक्शन हमें लिखना पड़ेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XY। सो रिएक्शन हमारा क्या होगा, रिएक्शन होगा हाफ X2 प्लस हाफ Y2 प्रोड्यूसिंग XY। अगर X2 प्लस Y2 ले लोगे तो 2XY हो जाएगा, लेकिन हमें 1 मोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XY का हमें रिएक्शन चाहिए, जिसमें हमें डेल्टा H R बता दिया गया है। डेल्टा H R इज इक्वल टू -200 किलोजूल पर मोल। सो इस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं डेल्टा H R की वैल्यू -200 इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। X2 के सामने कोएफिशिएंट है हाफ, तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू X प्लस दूसरा रिएक्टेंट कौन है, Y2, हाफ इंटू 0.5X, ये रिएक्टेंट का हो गया, माइनस प्रोडक्ट तो एक ही है, सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं है, और इसका जो आपका बॉन्ड एनर्जी है वो अगेन X है। सो ये कैलकुलेशन करो। अभी X इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 400 डिवाइडेड बाई 0.5, पॉइंट को हटा दो, एक जीरो ऊपर जाएगा, सो इट विल बी 800 किलोजूल पर मोल। तो X की वैल्यू 800 किलोजूल पर मोल आ रहा है। हमने तो सपोज किया था बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2 क्या है, X है, तो दैट मींस बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2 कितना आ गया, 800 किलोजूल पर मोल आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, नंबर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। 2017 नीट के क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि फॉर ए गिवन रिएक्शन डेल्टा H इज इक्वल टू 35.5 किलोजूल पर मोल, डेल्टा S इज इक्वल टू दिस मच 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट assume that delta H and delta S do not change with temperature। ये आपके ऑप्शंस है। तो आपको पता है कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होते हैं, जब डेल्टा G नेगेटिव होते हैं, और डेल्टा G डेल्टा H और डेल्टा S को रिलेट करते हैं। वो कौन सा इक्वेशन है, गिब्स एल्मोल्ट्ज इक्वेशन है। सो ये होगा इसका सॉल्यूशन। हमें पता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस when delta G is negative, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो अब देखिए डेल्टा G को नेगेटिव होने के लिए, क्योंकि डेल्टा H और डेल्टा S दोनों यहाँ पे पॉजिटिव है, तो T डेल्टा S इफ इट इज ग्रेटर देन डेल्टा H तब क्या होगा, द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। नाउ T डेल्टा S इफ इट इज ग्रेटर देन डेल्टा H देन T शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा H बाई डेल्टा S। सिंपल लॉजिक है।
तो अभी हम डेल्टा एच का वैल्यू और डेल्टा एस का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, उसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है, आंसर निकल आएगा। सो डेल्टा एच यहाँ पे आपको किलो जूल पर मोल में दे रखा है और डेल्टा एस आपका जूल पर मोल पर केल्विन में है, तो इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू को आपको जूल में ले जाना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 1000। सो T should be greater than 35.5 into 1000 जूल पर मोल डिवाइडेड बाय नीचे आपका डेल्टा एस की वैल्यू है 83.6 जूल पर मोल पर केल्विन। सो T शुड बी ग्रेटर देन, ये कैलकुलेशन करने से T शुड बी ग्रेटर देन 424.6, दैट मीन्स T शुड बी ग्रेटर देन 425 केल्विन। हमारा ऑप्शन में 425 केल्विन है and 424.6, it is very close to 425 Kelvin. So option A will be the correct answer here. 2017 का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ आज की वीडियो हम खत्म करेंगे। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर। तो लैंग्वेज को देखिए, इंसुलेटेड कंटेनर मतलब हीट अंदर से बाहर नहीं जा सकता, बाहर से अंदर नहीं आ सकता, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू 0 हियर। और अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेयर फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम है 2.5 लीटर और फाइनल वॉल्यूम है 4.5 लीटर। तो आपको निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द गैस इन जूल्स। तो आगे एक रिलेशन मैं आपको बताऊंगी, तभी आपका आंसर जूल में आएगा, क्योंकि जो आपका प्रेशर है वो है एटमॉस्फेयर में और जो वॉल्यूम है वो है लीटर में। तो अब देखिए, आपको पता ही है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, वो है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, दैट मीन्स माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1. V2 is the final volume, V1 is the initial volume. So values put करते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर हमारा 2.5 एटमॉस्फेयर, सो 2.5 इंटू V2 है 4.5 माइनस V1 है 2.5, सो ये जाएगा -5 लीटर एटमॉस्फेयर। अभी लीटर एटमॉस्फेयर को आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए आपको ये वाला रिलेशन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये है इंटर कन्वर्शन ऑफ दिस यूनिट्स लीटर एटमॉस्फेयर से जूल में जाने के लिए। सो आपका W तक क्या आएगा, -5 इंटू 101.325, तो ये आएगा आपका W का वैल्यू वर्क डन। अभी देखिए, W का वैल्यू आने के बाद अब हमें तो W नहीं, हमें निकालना है डेल्टा U, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें जो फॉर्मूला पता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी नो दैट डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब मैंने पहले ही आपको बताया कि जो कंटेनर है वो इंसुलेटेड है, दैट मीन्स हीट का फ्लो अलाउड नहीं है, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू 0 हियर। तो डेल्टा U इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, W के साथ इक्वल हो जाएगा और W का वैल्यू हमारा आया है ये, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, -506.625 जूल। तो ये आ गया आपका डेल्टा U का वैल्यू। अब ये जो एग्जैक्ट आंसर है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है वो, तो ये क्लोज हो रहा है कौन सा ऑप्शन के साथ, बी के साथ क्लोज हो रहा है। सो यही आंसर हमें लेना पड़ेगा। सो नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सो हियर आई एंड टुडेज वीडियो स्टूडेंट। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज एक फेवर कर देना, लाइक जरूर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा।